हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनंत करंट अफेयर्स। और आज हम 28 दिसंबर की इंपॉर्टेंट न्यूज लेंगे जो हमारी टाइम्स ऑफ इंडिया और ईटी से है, जिसमें हम कुछ ऐसे टर्म्स को समझेंगे जो हमारी प्रिपरेशन में हेल्प करेंगी और साथ ही साथ उनसे जुड़े हुए एस्पेक्ट्स को भी समझेंगे जो अधिकतर न्यूज में रहते हैं और बच्चे उनको समझ नहीं पाते। हम सब कंफ्यूज रहते हैं कि इसको किस तरीके से पढ़ना है, क्या लॉजिक है इसके पीछे और करंट अफेयर्स में चल क्या रहा है एक्चुअली। तो उसको समझने की भी हम कोशिश करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहले आर्टिकल से। जो सभी न्यूज आर्टिकल्स में मुझे इम्पोर्टेंट लगा, जो हमारे मेंस राइटिंग मतलब आईएएस मेंस राइटिंग्स की बात कर रही हूँ मैं, पीएससी मेंस राइटिंग की बात कर रही हूँ, साथ ही साथ और भी एग्जाम्स जो जहाँ पे करंट अफेयर्स की पहुंच है उसके लिहाज से इम्पोर्टेंट बैठता है। तो आर्टिकल कहता है गवर्नमेंट आस्क्स बैंक्स फिनटेक्स टू गियर अप फॉर डीप फेक थ्रेट। जैसे कि हमने एक पहले वीडियो में समझा भी था कि डीप फेक एक बड़ा खतरा है। क्यों खतरा है? बिकॉज ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ड्राइव होता है। डीप फेक का मतलब हुआ फेक, तुम समझ रहे हैं? इसका वर्ड को हम तोड़े यहाँ से तो दो वर्ड निकल के आएंगे। अगर देखिए, पहला वर्ड हमारा आता है डीप जो गहरा, दूसरा हुआ फेक मतलब जो गलत है, जो दिखाया जा रहा है वैसा नहीं है, फेक है। तो डीप फेक का जो थ्रेट है उसके लिए आरबीआई ने गवर्नमेंट सॉरी नॉट आरबीआई, गवर्नमेंट ने ऐसा बोला है और आरबीआई भी पहले कह चुका है इसके बारे में कि डीप फेक से हमको बचने की आवश्यकता है। ये एक बड़ा थ्रेट है। ऐसा थ्रेट क्यों है? क्योंकि आर्टिफिशियल, अगर आपने एआई का नाम सुना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ही ये ड्राइव होता है, जिसमें किसी के चेहरे को बदल के उसके जैसा एक और चेहरा बनाया जाता है और उससे किसी को फ्रॉड या किसी के साथ स्कैम किया जा सकता है। ये सिर्फ पिक्चर्स में नहीं है, ये वॉइस में भी अभी अब है कि किसी की वॉइस भी बदली जा सकती है। तो गवर्नमेंट कह रही है बैंक से कि फिनटेक, क्योंकि हमारी जितनी फाइनेंशियल फिनटेक का मतलब वो जो फाइनेंस से जुड़ी हुई टेक्स हैं या कंपनीज हैं, उनके लिए कहा जा रहा है कि फाइनेंशियल सर्विसेज में स्कैम, थ्रेट्स और फ्रॉड के चांसेस ज्यादा हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं दिन ब दिन, जिसकी वजह से उनको अवेयर होने की जरूरत है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि आर्टिकल को पढ़ते के साथ ही साथ आपको ये पता होना चाहिए कि डीप फेक क्या है और इससे होने वाले खतरे कौन कौन से हैं, थ्रेट्स कौन कौन से हैं इन जनरल। साथ ही साथ एआई क्या चीज है, जैसे हम बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, उससे जुड़े हुए कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं जो इस वक्त मार्केट में अवेलेबल है और जिनके ऊपर लोग काम भी करते हैं। एआई सिर्फ सिर्फ और सिर्फ फ्रॉड के लिए नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कई फायदे, कई सारे बड़े फायदे भी हैं जिसको भी आपको देखना चाहिए, जिसको हम मेरिट्स कहते हैं या एडवांटेजेस कहते हैं। तो किसी भी तकनीक के, टेक्नोलॉजी के फायदे नुकसान दोनों होते हैं, तो इनको आपको मेरिट्स और डिमेरिट्स दोनों को लेना है एआई का। सबसे प्राइम जो इसका एग्जाम्पल मुझे लगता है वो चैट जीपीटी का है, जो मैं भी यूज करती हूँ फॉर माय स्टडीज। तो चैट जीपीटी में आप जाकर किसी भी तरह के क्वेश्चन को अगर आप पुट करते हैं, चाहे वो प्रोग्रामिंग हो, टेक हो, नॉन प्रोग्रामर्स हो, और उसमें आपको एक बढ़िया सोल्यूशन वो निकाल करके देता है एज पर द अवेलेबिलिटी। हम सभी गूगल को तो यूज करते ही हैं, राइट? तो गूगल एक्चुअली क्या है? अगर आप देखिए, गूगल एक वेबसाइट है जो इंटरनेट का यूज करती है। उसी तरीके से चैट जीपीटी भी नेट का ही यूज करता है, जिसे एक एक सॉफ्टवेयर की तरह बनाया गया है। दैट इज का नाम दिया चैट जीपीटी से। आप चैट करके अपनी बातों को या अपने क्वेश्चंस को निकाल सकते हैं। मोर और लेस गूगल पे भी ये चीजें अवेलेबल है, लेकिन चैट जीपीटी के जितने सारे वर्जन अभी तक आए हैं वो एआई से ड्राइव होते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ड्राइव होते हैं, जो काफी क्विक है और फटाक से आपके क्वेश्चंस के आंसर्स को ड्राइव करके आपके सामने ले आता है। Now, RBI plans to promote a cybersecurity operation center (CSOC) at सेक्टोरल लेवल। आरबीआई ने प्लान किया है कि साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन का सेंटर बनाया जाएगा एंड गाइडलाइंस रिक्वायर बैंक्स टू सी सॉक्स टू इंश्योर कंटिन्यूस सर्विलेंस ऑफ साइबर रिस्क। साइबर थ्रेट, साइबर रिस्क, इस तरह की कई चीजें पहले भी हुई है, न्यूज में लोग पढ़ते रहते हैं। कभी किसी के साथ लाखों का फ्रॉड हो गया, पेमेंट ट्रांसफर हो गया, पेमेंट डिडक्ट हो गया। तो इन सब से बचने के लिए एक रोबस्ट सिस्टम होना जरूरी है। तो मेंस राइटिंग में आईएएस या पीएससी के मेंस राइटिंग पे सवाल बने हैं, एमसीक्यूज भी बने हैं, मेंस पे सवाल बने कि सोशल इशू है ये, एक टेक्स्ट सोशल के साथ साथ एक टेक्निकल इशू भी है, क्योंकि जब आईटी टेक्नोलॉजी को हम पढ़ते हैं या टेक को हम पढ़ते हैं, तो मेंस राइटिंग में सवाल उठता है कि जब भी कोई नई तकनीक मार्केट में आ रही है जो हमारी इकोनॉमी को डायरेक्ट थ्रेट कर सकती है, उसके फायदे नुकसान क्या है, उसकी उपयोगिता क्या है, इंडिया की क्या पोजीशन है उसके लिए, और आगे होने वाले फ्यूचर में इसका क्या यूज होगा, उसके लिहाज से एक मेंस राइटिंग में क्वेश्चन आप प्रिपेयर कर सकते हैं।
नेक्स्ट है डेडली सिंस इलीगल लोन्स एप्स आर अ मेनेस। तो पहले हमने समझा आज एआई के बारे में, तो उसी से कनेक्टेड एक और अगर आप देखें तो उसी तरीके से एक और समस्या को हम आज समझ रहे हैं इस आर्टिकल में, दैट इज द लोन एप्स। तो अभी जब हम जानते हैं कि जिस तरीके से तकनीकी का विकास हो रहा है, लोन सॉरी टेक्नोलॉजी का विकास हो रहा है, तो लोन एप्स भी डेवलप हो रही हैं और इन लोन एप्स की वजह से कई थ्रेट कई नुकसान भी होते हैं और कई सारे इनोसेंट लोगों को थ्रेट भी मिलता है और उनके लिए एक डिसएडवांटेज बन के उभरता है। तो आर्टिकल कहता है सोशल मीडिया फर्म्स आर राइटली एज द रिसीविंग एंड अगेन। Government of India has cautioned them about hosting advertisement of fraudulent digital loan apps DLAs इनको कहते हैं, but social media irresponsible as it is in carrying these ads is the lesser evil. Real baddies are online loan sharks. They have jumped onto a fast growing platform to offer small size retail credit. जैसे कि मेरे पास भी फोन पे या फोन पे नहीं वेबसाइट्स पे आता है कि जल्दी क्विक लोन चाहिए, अगर आपको तुरंत के तुरंत लोन चाहिए 2 लाख 5 लाख 10 लाख, तो आप इस एप्लीकेशन पे जाएं, रजिस्टर करें, फटाफट आपके लिए एक लोन डिसबर्स हो जाएगा। इन सारी एप्लीकेशंस को बहुत ही सोच समझ के देखने वाली जरूरत है, बिकॉज ये इलीगल होती हैं, नॉन ऑथोराइज भी हो सकती हैं कभी कभी और आपके लिए बड़ा थ्रेट पैदा कर सकती हैं। तो उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा है कि बहुत ही हिदायत बरतनी चाहिए सोशल मीडिया को, जहां पर वो इस तरह के अगर कोई ऐड चला रहे हैं किसी एप्लीकेशन का, तो उनको इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए और साथ ही साथ ये भी दिखाना चाहिए कि इससे आपको नुकसान भी हो सकता है। पर सोशल मीडिया से कुछ खास कदम उठा नहीं रही है। सो डेकेड ऑफ डिजिटल बूम, डेकेड जो जो हमारा जो डेकेड है, डेकेड मतलब 10 साल, जो डेकेड चल रहा है वो डिजिटल बूम का डेकेड चल रहा है। A parliamentary committee report this year said digital lending in India grew 39.5% से बढ़ रहा है। Annually between 2012-23 को टच करते हुए 350 बिलियन का कारोबार रखने लायक ये मार्केट है। A part of this growth has been driven by DLAs. Business generated DLAs can only be guessed as a business as a sizable segment is illegal. तो उसको ध्यान में रखने की जरूरत है। साथ ही साथ टू फैक्टर मैनेजमेंट जहाँ तक बात करते हैं, इलीगल लोन्स की बात करते हैं, ऑफ कोर्स कंज्यूमर्स इसको टेक्निकल ग्राउंड्स पे जा करके या प्लेटफॉर्म से जा करके इसको लेते हैं, बट कभी कभी जो बोरोवर्स होते हैं उनको हैरेसमेंट भी झेलना पड़ता है क्योंकि वो इलीगल है। आपने कुछ साइन किया, वो कुछ उसमें फोर्जरी करके आपको किसी और टेंजेंट पे ले जाके आपको हैरास कर सकते हैं। सो ग्रे जोन रेगुलेशन एंड प्रोसिक्यूशन एंड कॉम्पिटिशन। तो जैसे कि हमने कहा, जैसे हम एआई की बात अभी कर रहे थे, अब हम लोन एप्स की बात कर रहे हैं, और तो ये कोई नई चीज नहीं है, काफी समय से है। उस तरीके से आपको आपको कार्ड कार्ड के लिए भी एप्स बनाई गई हैं कि आप फटाफट अप्लाई करें, आपको कार्ड्स मिल सकते हैं। आपको इस तरह की गेमिंग एप्स भी हैं जहां पर आप जाकर के गेम्स खेलते हैं और आपको बड़े बड़े प्राइसेस आपको ऑफर किए जाते हैं जो भी फेक हो सकते हैं। उसके ऊपर रेगुलेशन ऑलरेडी हमारे पास आ रहा है, आ चुका है पार्शली। तो ये सारी जो चीजें हैं कहाँ अवेलेबल है? आईटी पे। आईटी का मतलब है वेब सर्विसेज के द्वारा आप अवेल कर सकते हैं, जिसको हम सब जिसका इनिशिएशन इंटरनेट से हुआ। तो इंटरनेट से आने वाली वेब सर्विसेज और उनसे जुड़े हुए एप्लीकेशंस और उसके बाद अब एआई। तो अगर इस तरीके से आप समझेंगे चीजों को तो ज्यादा बेटर होगा। तो मेंस राइटिंग में इस तरह के सवाल आ सकते हैं कि जो हम जिस डेकेड में रह रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर कहा गया कि जिस डेकेड में हम हैं वो किस चीज का डेकेड है? डिजिटल बूम का डेकेड है, और उस केस में इस तरीके की चीजें एप्लीकेशन आना लाजमी सी बात है। तो आपका टेक क्या है इसके ऊपर? क्या इलीगल लोन्स की एप्लीकेशन को पूरी तरीके से बंद कर देना चाहिए, या फिर उनके ऊपर बढ़िया कोई बहुत शानदार और बहुत ही स्ट्रिक्ट रेगुलेशन लगाना चाहिए, या फिर उसके ऊपर कोई ऐसा कमिटी कमिटी या फिर कोई ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए, सिस्टम चेक बनाना चाहिए जहां से उनको ये देखा जा सके कि वो कितना काम सही कर रहे हैं, कितना गलत। पर अगर ये चीजें कर सकते हैं तो क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे एक तरीके का प्रेशर नहीं पड़ेगा जबरदस्त, मतलब कि एक दूसरे टेंजेंट पे जा करके इन एप्लीकेशंस को सर्विलियंस करना और सिस्टम बनाना? तो इस तरीके से आप मेंस राइटिंग पे एक क्वेश्चन प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आर्टिकल पढ़ने से हमें ये फायदा हुआ, टॉपिक समझ में आया, हमें कुछ डेटा समझ में आया और साथ ही साथ हमारा एक विजन क्लियर हुआ कि डेडली सेंस का के बारे में क्या बात हो रही है, डीएलएस क्या होते हैं जिनको डिजिटल लोन एप्स कहते हैं, और उनको हम कैसे अपनी प्रिपरेशन में ऐड ऑन कर सकते हैं। Now, basmati pricing is cool at home as a restive Red Sea herds export. तो ये आर्टिकल अगर आप ऐसे देखोगे तो कुछ ज्यादा खास क्या इसमें से क्या सवाल बन सकता है, कोई क्या ही ले लेगा तैयारी करने के लिए। लेकिन अगर आप थोड़ा सा इसको एक विजनरी की तरह देखें, विजनरी का मतलब है आप इसको देखें एज ए प्रिपरेटर जो तैयारी कर रहा है,
तो उस केस में आपको टर्म्स मिल जाएंगे। पहला टर्म आपको यहाँ देखना चाहिए कि रेड सी कहाँ पर है। तो एक हमारा ज्योग्राफी का क्वेश्चन बनता है रेड सी को लेकर के। जैसे मैं हमेशा बताती हूँ कि जब भी टॉप आर्टिकल लो तो देखो कौन कौन से रीजन की बात हो रही है, तो ज्योग्राफी आपकी पक्की होती चलेगी। उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं स्वेज कनाल की बात हुई है, स्वेज कनाल भी आप ले सकते हैं, ज्योग्राफी का टॉपिक है। उसके बाद जेद्दा आ गए यहाँ पर। उसके बाद हमारा आता है यहाँ पे इम्पोर्ट ऑफ सनफ्लावर। रशिया यूक्रेन को आप मैप में देख सकते हैं। जेद्दा, यमन, बेरूत, डर्बन। तो ये सारे इलाके सबसे पहले आप ज्योग्राफी में देख सकते हो कि भाई कौन कौन से इलाके हैं, सबसे आर्टिकल ना पढ़े हुए भी आप ऐसे टर्म्स उठाइए। रेड सी कहाँ पर है, सुएज कनाल कहाँ पे, यमन, बेरूत, डर्बन और जेद्दा कहाँ पर है। तो इसको आप ज्योग्राफी में लोकेट कर सकते हैं। कभी कभी नहीं, अधिकतर ऐसे सवाल आते हैं जब आपको पूछे भाई जेद्दा मैप में कहाँ है, जेद्दा के राइट में क्या है, जेद्दा के लेफ्ट में क्या है। या फिर सुएज कनाल पे तो बहुत सवाल बने, अगर आप इसको ध्यान दें तो सुएज कनाल को आप लोकेट करें मैप के ऊपर और ये देखें कि वो कहाँ से उसके ट्रैक होकर निकलता है और कैसे इसको हम ज्योग्राफी पे लोकेट कर सकते हैं। अब आते हैं आर्टिकल। आर्टिकल कहता है बासमती प्राइसेस कूल एट होम एज अ रेस्टिव रेड सी हर्ट्स एक्सपोर्ट। तो ये रशिया यूक्रेन वॉर के चलते और इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखते हुए कहा जा रहा है कि एक्सपोर्ट ऑफ बासमती राइस हैज फॉलन, कम हुआ है ड्यू टू मिलिटेंट अटैक्स अगेंस्ट मर्चेंट शिप्स इन रेड सी के इलाके में जो मर्चेंट शिप्स पे अटैक होते रहते हैं, उसकी जो वहाँ के जो समुद्री डाकुओं का जो एक समस्या है, जो आईएएस में पूछा भी जाता है कई सालों से, बहुत सालों से है, तो एक इशू है अपने आप में समुद्री डाकुओं को लेकर के। तो उनकी वजह से जो रेड सी में जाने वाले मर्चेंट शिप्स हैं उनके पर अटैक होता है, जिसकी वजह से ट्रांसफर करना, कोई भी माल सा ट्रांसफर करना मुश्किल हो जाता है। सो ये इसकी वजह से फॉल आया है बासमती राइस के एक्सपोर्ट में। लीडिंग शिपिंग लाइंस डिसीजन जो अवॉइड स्वेज कैनाल को अवॉइड करना, और अमिड हौटी अटैक्स जिनको नाम दिया जाता है समुद्री डाकू हौटी अटैक्स, हैज आल्सो इंपैक्टेड सनफ्लावर ऑयल इंपोर्ट फ्रॉम रशिया एंड यूक्रेन। तो क्योंकि ऑलरेडी रशिया यूक्रेन की समस्या चल रही है, साथ ही साथ स्वेज कैनाल से जो इलाका है जो एशियन कंट्रीज को मिडिल ईस्ट और यूरोप से जोड़ता है, तो उस इलाके में स्वेज कैनाल का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। और वहां पे एक अफ्रीका कॉन्टिनेंट के ऊपर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो स्वेज कैनाल आपको दिखाई पड़ेगा। आज उसको मैं नहीं दिखा रही हूँ, पर मैं उसको बाद में फिर कभी डिटेल समझाऊंगी। मैं वैसे पहले वीडियोस में दिखा चुकी हूँ। तो जब जैसे ही आप देखेंगे स्वेज कैनाल जहां से गुजरती है वहां पे समुद्री डाकुओं का अटैक है, यहाँ पे अफ्रीका है, और उसके यहाँ पर आपको बाकी आपको मिडिल ईस्ट कंट्रीज दिखाई देंगी, और फिर यहाँ पे आके आप एशियन कंट्रीज में आ जाते हैं। तो यहाँ पे जो ये इलाका है समुद्री डाकुओं का इलाका है, तो जिसकी वजह से बासमती राइस का जो एक्सपोर्ट है वो कम हुआ है, डेटा ये कहता है। उसके बाद अगर हम थोड़ा सा स्टेटिस्टिकल डेटा पे आ जाएं तो आप देखेंगे टॉप 10 बायर्स कौन है जो इंडिया से बासमती खरीदते हैं। ये डेटा है नवंबर 30-22 का, और सोर्स है अपेडा। अपेडा की वेबसाइट पे जाके आप ले सकते हैं इसको। और सबसे बड़ा खरीदार हमारा है ईरान, उसके बाद सऊदी, इराक, यूएई, यमन एंड यूएस का नंबर यहाँ पे हटाया हुआ है, मतलब काफी लेस चला गया है ना, कुवैत, ओमान एंड कतर। तो आप देखिए मिडिल ईस्ट की कंट्री सबसे ज्यादा हैं, और इन्हीं को आप नंबरिंग के तौर पे ले सकते हैं। स्टार्टिंग के 5 देश, अगर 22 का डेटा हम लें, 23 का नहीं है तो 22 का अगर लें, इसको स्टैंडर्ड माने, तो 5 देशों में ईरान, सऊदी, इराक, यूएई और यमन आते हैं। जो डिमांड फॉर इंडियाज बासमती राइस जो कई सालों में बढ़ती घटती रही है, पर 22 का डेटा ये कहता है। ठीक है, तो ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट हुआ हमारे लिए ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट से, साथ ही साथ स्टेटिस्टिकल एस्पेक्ट से। और कोई ये भी पूछ सकता है कि सबसे बड़ा खरीदार इंडियन बासमती राइस का कौन है, तो उसमें आपका पहला नाम आएगा ईरान, सऊदी, इराक। जो बच्चे इस साल पेपर दे रहे हैं उनके लिए डेटा बिल्कुल वैलिड है, उसको यूज कर सकते हैं। Now, RBI report on trend and progress of banking in India. Now, lower slippages help improve asset quality across all bank groups. जैसे कि हम पढ़ते आए हैं कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का जो झंझट है, जो समस्या है बैंक्स के लिए, एक बड़ी समस्या बनती दिखाई देती रही है। और जिसकी कि इसकी वजह से बैंक का जो लॉग है 12.2% ग्रोथ किया है फाइनेंशियल 23 में, एंड ग्रॉस बैड लोन्स जो हैं वो कम हुए हैं फॉर 5th ईयर, 5वीं साल में कम हुए, डेटा कहता है। ये आर्टिकल इस बात को कह रहा है कि इंडिया का जो बैड लोन्स है वो कम हुए हैं। जब भी हम बैड लोन्स की बात करते हैं तो प्राइमरली हम एनपीए की ही बात करते हैं, इसका नाम है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। आप इसको पढ़ें, इसको समझिए, कई बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट भी है। उसके बाद पूछा गया है बेसल नॉर्म्स। बेसल नॉर्म्स क्या होते हैं ये भी पूछा गया, स्पेलिंग में लिख देती हूँ। दैट इज बेसल, BSEL, बेसल नॉर्म्स। सब बेसल 3 को हम फॉलो कर रहे हैं। तो जो बेसल नॉर्म्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि बैंक्स को कितना अपना कैपिटल मेंटेन करना चाहिए, कितना एनपीए होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए।
चाहिए। तो बेसिल नॉर्म्स को बैंक्स के लिए फॉलो किया जाता है। लेकिन जब भी हम बैड बैड लोन्स की बात करेंगे तो एनपीए को समझना जरूरी है कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या होती हैं। तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स इज अ लोन इन विच द बोरोवर्स इज इन द डिफॉल्ट, जहां पे बोरोवर्स जिन्होंने हमसे लोन लिया है वापस नहीं कर पाए हैं, ना ही प्रिंसिपल और ना ही इंटरेस्ट, उनको हम नॉन परफॉर्मिंग एसेट में कंसिडर या लोन में कंसिडर करते हैं। ये नॉर्मल इंडिविजुअल्स के लिए बात नहीं हो रही, ये बैंक्स के लिए बात हो रही है। वैसे भी अगर नॉन परफॉर्मिंग का मतलब समझे जो परफॉर्म ना कर रहा हो, और लोन का मतलब ऋण हो गया। तो जो भी लोन 90 दिन से ज्यादा पास ड्यू मतलब ड्यू हो चुका है और 90 दिन तक कोई भी उसकी ईएमआई या कोई भी अमाउंट उसके में उसके उसको रिकवरी में नहीं आया है, उसको एनपीए में कंसिडर किया जा सकता है। अच्छा, ये नियम कायदे कानून बैंक्स के हिसाब से बनते घटते रहते हैं, लेकिन आपको समझना जरूरी है कि एनपीए क्या है और एनपीए का प्रेजेंट इशू क्या है बैंक्स को लेकर के। उसके बाद अगर बेसिल 3 कैपिटल नॉर्म्स को देखेंगे तो यहाँ पे एक टर्म यूज होता है, दैट इज RWA, रिस्क वेटेड एसेट्स। तो इसको मेंटेन करने के लिए बैंक एक फॉर्मूला फॉलो करते हैं, दैट इज कैपिटल एडिक्वेट, कितना कैपिटल एडिक्वेट है मेंटेन करने के लिए एज पर बेसल नॉर्म्स 3, बेसल 3 के हिसाब से। तो आरबीआई कहता है कि टीयर 1 कैपिटल या टीयर 1 के शहरों की बात हो रही है, और क्या सो माय मिस्टेक, कैपिटल 1, टीयर 1 कैपिटल मतलब बैंक के लिए, शहर की बात नहीं हो रही है, कि टीयर 1 कैपिटल जो उनको एक लेवल पे मेंटेन करना है उस टीयर की बात हो रही है। और टीयर 2 कैपिटल को अगर जोड़ दें तो उसको डिवाइड करें RWA एसेट्स, मतलब जो हमारा परसेंटेज है, रिस्क वेटेड परसेंटेज है, अगर उसे डिवाइड करें तो हमें कैपिटल एडिक्वेट रेशियो मिल जाता है, जो बेसल नॉर्म्स 3 या बेसल 3 के हिसाब से मेंटेन करना जरूरी है। तो ये मैंने आपको फॉर्मूला इसलिए दिखाया है क्योंकि ये फॉर्मूले पूछे गए हैं पहले, और इन पे कुछ ज्यादा मैथ्स नहीं लगानी होती, सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए। कभी कभी आप न्यूज पढ़ रहे हैं, अगर फॉर्मूला देख लिया और पेपर में एज इट इज आता है तो आप आराम से कर सकते हैं। तो फिर से करेक्शन, टीयर 1 कैपिटल की बात हो रही है, टीयर 1 शहरों की बात नहीं, मैंने बाय मिस्टेक कहा। और टीयर 2 कैपिटल भी होता है कि एक स्टेज के हिसाब से, मतलब स्टेज ऐसे मानिए कि स्टेज 1 पे इतना होना चाहिए और स्टेज 2 पे इतना होना चाहिए। तो इस तरह के बेसिस नॉर्म्स बनाए गए हैं बैंकों के लिए, ताकि जो उनका स्ट्रक्चर है, जो भी उनकी बैलेंस शीट है, जब वो एकदम से चरमरा ना जाए। जैसे कि हम सब जानते हैं कैपिटल इस तरफ होता है, एसेट इस तरफ होता है। तो कैपिटल और एसेट को मेंटेन करना, जिसमें एक लिक्विडिटी मेंटेन करना और कितनी कैपिटल है उसको मेंटेन करने के लिए एक नॉर्म्स बनाए गए, उसको कहते हैं बेसल 3 नॉर्म्स। ये थर्ड स्टेज पे चल रहा है, थर्ड टाइम वाले हैं। बेसल 1 2 ऑलरेडी आ चुका है, थर्ड आ गया है। तो बैंक इसको मेंटेन करते हैं अपने एनपीएस को बैलेंस करने के लिए, रिकवर करने के लिए। ठीक है, तो ये था हमारा आज का डेली न्यूज एनालिसिस। अब